हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस नई वीडियो में, जिसमें मैं आज आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी को लेकर के आया हूं सेटलमेंट ज्योग्राफी की, जिसका नाम है सेंट्रल प्लेस थ्योरी। सेंट्रल प्लेस थ्योरी कितनी इंपॉर्टेंट है इसके बारे में मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं। इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक ही बार में यहाँ से कम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। और अगर अभी मैं रिसेंट की बात करूं दिसंबर 2019 की, तो 2 से 3 क्वेश्चन केवल एक थ्योरी सेंट्रल प्लेस थ्योरी से पूछे गए हैं। अब क्योंकि देखो इसमें कई सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनको समझने में वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं ज्योग्राफी के, बाकी जो अदर साइंसेज हैं, सोशल साइंसेज, इकोनॉमिक्स से उठाए गए हैं, इंडस्ट्रियल जो ज्योग्राफी है उससे लिए गए हैं। तो काफ़ी डाइवर्सिफाई इसका जो सोर्स है वो है, जिसको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए इसको बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में, जितना आसान मुझसे हो सकता है उतना आसान मैं इसको समझाने का आपको प्रयास करूंगा। और ये जो हमारी सीरीज़ है आप इसको हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है जिसमें मैंने ज्योग्राफी के मॉडल्स एंड थ्योरीज को डिस्कस किया हुआ है। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको जितने भी मॉडल्स एंड थ्योरीज हैं वो धीरे धीरे करके उसमें ऐड होते चले जाएंगे। हमने वेबर का मॉडल डिस्कस किया था, है ना, उसको आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लेना। ये प्लेलिस्ट मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो आप इसे यूट्यूब चैनल पर हमारे प्लेलिस्ट में अगर जाएंगे तो वहाँ पर जाकर के आपको मिल जाएगा। वॉन फुनेन का मॉडल डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, और भी मॉडल है जो डिस्कस किए। अब ये सेंट्रल प्लेस थ्योरी है जो आप देख रहे हैं इसी क्रम में। और इसी तरीके से जो जितनी भी मॉडल्स एंड थ्योरीज हैं धीरे धीरे करके हम सभी को कवर करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अब ये जो थ्योरीज हैं, मॉडल्स हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी के देखो जितने भी मॉडल एंड थ्योरीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, उनको डिटेल में, डेप्थ में, उनको अच्छे से प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं करोगे तो आप इनमें जो क्वेश्चन है उनको आप समझ नहीं पाएंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे, क्वेश्चन की डेप्थ आपको बहुत ज़्यादा लगेगी। असल में वो डेप्थ बहुत ज़्यादा नहीं होती, बल्कि हमने उसे अच्छे से समझा नहीं होता, इसलिए हमें वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में लगता है। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब हम चलते हैं अपना सेंट्रल प्लेस थ्योरी की तरफ और डिस्कस करते हैं इसके क्या क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं, कैसे करके इसको आपको समझना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। और तरीका मेरा हमेशा वही रहेगा, बिल्कुल आसान और इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम है अंकित कुमार और मैंने मास्टर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में और फर्स्ट अटेम्प्ट में यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है और उसको कैसे करके फुलफिल करना है। और यही चीज़ मैं आपको हर टॉपिक समझते हुए भी बोलता हूँ कि हर एक टॉपिक की एक बेसिक डिमांड होती है। जब तक आप उसको फुलफिल नहीं करोगे तब तक आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। आपको रटना नहीं पड़ेगा किसी भी चीज़ को, अगर आप हर एक कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। अगर आप बीच में से किसी चीज़ को उठाओगे तो समझ में नहीं आएगा। मुझसे काफ़ी स्टूडेंट्स ने बोला कि लॉश के मॉडल पर वीडियो बनाइए। अब लॉश का मॉडल क्या है? लॉश ने क्रिस्टॉलर के मॉडल को मॉडिफाई किया है, तो पहले क्रिस्टॉलर का तो समझना पड़ेगा मॉडल, तब तो जाके आप लॉश का मॉडल समझेंगे। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आसान लगेंगी और समझ में आएंगी, इंटरेस्टिंग भी लगेंगी। वैसे ही मैंने आपको किसी थ्योरी या मॉडल का क्या तरीका होता है उसको पढ़ने का वो भी बताया था पिछली वीडियो में, जब मैंने वेबर की थ्योरी बताई थी। तो वही मेथड से मैं इस थ्योरी को भी कवर करने वाला हूं, जिसके बाद आपको यहाँ से कोई भी डिफिकल्टी महसूस नहीं होगी। इसके सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, इतनी गारंटी मेरी है। और इसके जो नोट्स हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिए थे वेबर के मॉडल में नोट्स, तो इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप किसी थ्योरी, किसी कॉन्सेप्ट, किसी मॉडल के बारे में आप हमसे कुछ बोलना चाहते हैं कि इस पर वीडियो बनाइए, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, उसका लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही अगर आप मेरे साथ अनअकैडमी प्लस पर, क्योंकि मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ा रहा हूँ, तो अनअकैडमी प्लस पर अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप ये जो आपको मेरा रेफरल कोड दिखाई दे रहा है इसका इस्तेमाल करके अनअकैडमी प्लस पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कंप्लीट प्रिपरेशन बहुत इजी और इंटरेस्टिंग वे में कर सकते हैं। ठीक है, मेरा रेफरल कोड है ज्योग्राफी विद अंकित और इसके यूज़ करने के बाद आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी थ्योरी की तरफ। ठीक है, जो सेंट्रल प्लेस थ्योरी हमारे आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है। देखो, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मैंने आपको बताया था उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जब तक आप उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करोगे तो आपको वो थ्योरी बहुत ज़्यादा टफ लगेगी और समझ में भी नहीं आएगी और आप उसको बस रटते रहोगे।
रटना नहीं है किसी भी थ्योरी को, बस कैसे करके जिस स्कॉलर ने उस थ्योरी को प्रोपाउंड किया है उन्होंने कैसे सोचा था, उन्होंने पहले किन पॉइंट्स के बारे में सोचा होगा उसको सोचो। अगर आप केवल पढ़ने पे ध्यान दोगे, क्वेश्चन को केवल ध्यान दोगे और इस पे फोकस नहीं करोगे कि इन्होंने क्या सोचा होगा, क्या उनका उद्देश्य रहा होगा, इस बारे में अगर सोचोगे तो सारी चीजें आसान लगने लगेंगी। वही हम सेंट्रल प्लेस थ्योरी के साथ हम करेंगे, उसको भी उसी तरीके से सीखेंगे जैसे हमने वेवर के मॉडल को सीखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर के देख लेना, प्लेलिस्ट में मैंने आपको दिखा दिया। सबसे पहले हम देखेंगे सेंट्रल प्लेस थ्योरी में इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, सेंट्रल प्लेस थ्योरी क्या है, किसके द्वारा प्रोपाउंड की गई। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों सेंट्रल प्लेस थ्योरी वाल्टर कस्टोलर के द्वारा पॉस्टुलेट की गई थी या प्रोपाउंड की गई थी। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ जाएंगे तो इसके जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही हमारे कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं। अगर हमें किसी एग्रीकल्चर लैंड यूज के बारे में अपना थ्योरी को प्रोपाउंड करना है तो हमारे कॉन्सेप्ट उस आधार के होंगे, है ना, हमारे जो हमने जो डाटा कलेक्ट किया है वो उसी बेस पर होगा। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं किसी अर्बन सिस्टम के सेटलमेंट के पैटर्न के बारे में हम जानकारी दें, वो कैसे करके स्प्रेड आउट हो रहा है उसके बारे में हम जानकारी दें, तो हमारे कॉन्सेप्ट उसी आधार पर होंगे। तो हम ऑब्जेक्टिव समझेंगे तब हमारे समझ में आएगा कि थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है, क्यों इसमें यूज की गई, है ना, रेंज ऑफ गुड क्या होती है, सेंट्रलिटी क्या है, नेस्टिंग पैटर्न क्या है, K3, K4, K7 इनकी वैल्यू कैसे करके कैलकुलेट की जाती है, सारी चीज मैं आपको समझाऊंगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन धैर्य बनाए रखोगे तो कोई भी क्वेश्चन यहां से नहीं छूटेगा, सारी चीज बहुत आसान लगेगी। ठीक है, इसके बाद आप फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ये सारे जो मैंने अभी नाम बोले आपको एक एक करके, और भी इसमें चीजें हैं उनको समझेंगे। इसके बाद आप समझेंगे अजम्पशन ऑफ सेंट्रल प्लेस थ्योरी, क्या मान्यताएं थी। हर एक थ्योरी की देखो कुछ ना कुछ बेसिक मान्यताएं होती हैं, क्योंकि वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जितनी कंडीशंस हैं उन हर एक कंडीशन में कोई भी थ्योरी या कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो सकता है। तो उसके लिए कुछ आइडियलाइज्ड कंडीशन होती हैं, कुछ आदर्श क्या होती हैं, परिस्थितियां होती हैं जिनमें ही वो थ्योरी या कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, एप्लीकेबल होता है। तो वैसे ही सेंट्रल प्लेस थ्योरी के भी कुछ अजम्पशन होंगे, उनको हम सीखेंगे और ये अजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आता है और मैं आपको इंडिकेट भी करता चलूंगा कि कहां कहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो अजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा सेंट्रल प्लेस थ्योरी का उद्देश्य नहीं था, अजम्पशन नहीं था, कौन सा इसका ऑब्जेक्टिव नहीं था। ठीक है, ये जो 4-5 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो यहां से पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे हम। इसके बाद नेस्टिंग पैटर्न। नेस्टिंग पैटर्न का मतलब है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे थ्योरी में, वीडियो में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे एक जो सेंट्रल प्लेस है वो सेंट्रल प्लेस अपने आसपास के रीजन को, जिसको हम पेरीफेरी, अमलैंड भी बोलते हैं, है ना, उसका इन्फ्लुएंस एरिया भी बोलते हैं, कैसे वो उसको सर्विस और गुड्स प्रोवाइड कराता है, उसका क्या पैटर्न रहता है, इस चीज को सीखेंगे नेस्टिंग पैटर्न में। फिर अंत में हम आएंगे लास्ट में लिमिटेशंस के ऊपर, क्रिटिसिज्म नहीं, लिमिटेशंस के ऊपर, क्योंकि जो थ्योरी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इंपॉर्टेंस रखती है किसी अगर आप देखेंगे ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट में, तो उसके क्रिटिसिज्म पे ना जाकर के वो एक नेगेटिव टर्म हो जाएगा। हम इसकी लिमिटेशंस को देखेंगे कि इसमें कुछ लिमिटेशंस है, अगर उन लिमिटेशन को नजरअंदाज किया जाए तो ये आज भी उतनी इंपॉर्टेंस रखती है ज्योग्राफी के अंदर। ठीक है, चलिए एक एक करके आप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं अपने इंट्रोडक्शन पर। तो इंट्रोडक्शन में जब आप देखेंगे तो इंट्रोडक्शन आप देखेंगे सेंट्रल प्लेस थ्योरी, और सेंट्रल प्लेस और थ्योरी। सेंट्रल प्लेस का मतलब है किसी अर्बन सिस्टम के, और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, सेंट्रल प्लेस जो है वो किसी अर्बन सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में हमें जानकारी देती है, ना कि रूरल। ये आप आगे भी सीखेंगे धीरे धीरे करके, लेकिन मैं शुरुआत में आपको बता दूं कि सेंट्रल प्लेस मतलब हर एक चीज का, हर एक वस्तु का, अगर ब्रह्मांड है, अगर हमारा सौरमंडल है अगर हमारा, तो उसका भी एक सेंट्रल प्लेस है सन। वैसे ही अगर कोई एक जीव जंतु होता है, उसके शरीर में भी कोई ना कोई कोशिका होती है, कोई सेल होगी जो उसका सेंटर पार्ट होगा। तो सेंट्रल शब्द हमारे लिए, या फिर केंद्र की जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, वो हमारे लिए कोई नई नहीं है, इसको हम जानते हैं, इसको आप भी जानते हैं। तो वैसे ही किसी एक रीजन में, जो कि कैसा रीजन है, वो एक ऐसा रीजन है जो अर्बन सिस्टम है। ठीक है, अर्बन सिस्टम में जो सेंट्रल प्लेस है
वो कैसे करके धीरे धीरे करके विकसित होता है, कैसे करके वो स्पेस आउट होता है, यानी कि कैसे करके अपने धीरे धीरे अपना जो दायरा है उसको विकसित करता है, और कैसे वो अपने आसपास के रीजन से जो रॉ मटेरियल है रॉ मटेरियल प्राप्त करता है, कैसे वो उनको सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, इसका क्या पैटर्न रहता है, इन सब के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वो है सेंट्रल प्लेस थ्योरी से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। ये जो सेंट्रल प्लेस थ्योरी है दोस्तों, ये सेंट्रल प्लेस थ्योरी वॉल्टर क्रिस्टॉलर, ये इकोनॉमिस्ट थे कहां के, जर्मनी के। वॉल्टर क्रिस्टॉलर के द्वारा सेंट्रल प्लेस थ्योरी को 1933 में इसको प्रोपाउंड किया गया था। ठीक है, जर्मनी के थे, जर्मन भाषा में 1933 में इसको प्रोपाउंड किया गया, लेकिन इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ कब, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ 1966 में। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान में रखना इन सभी बातों को, और नोट्स आपको सारे मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल से। इन्होंने 1933 में एक बुक लिखी थी जिसमें अपने इस थ्योरी को अप्लाई किया था, इस थ्योरी को इन्होंने प्रोपाउंड किया था, जिसका नाम है सेंट्रल प्लेसेस इन सदर्न जर्मनी। ये इंपॉर्टेंट बुक है, इस बुक का नाम याद रखेंगे, सेंट्रल प्लेसेस इन सदर्न जर्मनी। इस बुक में इन्होंने सेंट्रल प्लेस थ्योरी को अप्लाई, इस थ्योरी को दिया था। अब सेंट्रल प्लेस थ्योरी जो है वो किस चीज के बारे में बात करती है, इसका जो इसमें पूरा जो डिस्कशन है वो किस चीज पर, किस टॉपिक पर बेस्ड रहता है। तो इसका जो टॉपिक है जिस पर इसमें डिस्कशन होते हैं वो इस बात पर है कि जो सेटलमेंट है, सेटलमेंट कैसे करके किसी अर्बन सिस्टम में विकसित होते हैं, और कैसे वो, देखिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ, और कैसे वो स्पेस आउट, यानी कि कैसे करके वो अपना दायरा धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं, इसके बारे में ये एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। एक चीज ध्यान रखना, ये प्रैक्टिकल नहीं, ये थ्योरेटिकल, इस सेंट्रल प्लेस थ्योरी थ्योरेटिकल बात करती है। जैसे रैंक साइज रूल हो गया, जैसे प्राइमेट सिटी हो गया, वो प्रैक्टिकल बात आपको करते हैं, प्रैक्टिकल अनुभव पे जो आधारित है, प्रैक्टिकल आप उनको जाकर के उन्होंने क्या किया, अप्लाई किया, प्रैक्टिकली उस कॉन्सेप्ट को, उस थ्योरी को आप देख सकते हैं जो रियल वर्ल्ड है उसमें। लेकिन सेंट्रल प्लेस जो थ्योरी है वो एक थ्योरेटिकल अकाउंट है, किसके बारे में, साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। किस चीज का साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो अर्बन सिस्टम है, यहां पर देखो लिखा भी है अर्बन सिस्टम, कि अर्बन सिस्टम का जो साइज है पॉपुलेशन का और उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से स्पेस आउट होता है, यानी कि विकसित होता है धीरे धीरे करके, उसके बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वो सेंट्रल प्लेस थ्योरी से मिलती है। अभी जो अर्बन सिस्टम है वहां पर पहले से ही क्या है, डोमिनेट जो कर रही है वो मार्केट सिस्टम है, सर्विस सेक्टर है। इस सेंट्रल प्लेस के बारे में जो जानकारी हमें देना है, ठीक है, वो क्या है, वहां पर पहले से ही जो डोमिनेट कर रही है वो मार्केट है, यानी कि सर्विस सेक्टर वहां पर प्रीडोमिनेंट है। और ये जो पूरा जो डाटा है, ये जो पूरी थ्योरी है, किसके डाटा के आधार पर, यहां पर लिखा हुआ है बारवेरिया, सदर जो साउथ जर्मनी है, साउथ जर्मनी बारवेरिया, इसके डाटा के आधार पर वॉल्टर क्रिस्टॉलर ने, जो कि वहां के रीजनल इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने अपनी सेंट्रल प्लेस थ्योरी को प्रोपाउंड किया। ठीक है, तो ये रहा इसका इंट्रोडक्शन। अब देखो सेंट्रल प्लेस थ्योरी में धीरे धीरे कुछ ना कुछ और हम आगे बढ़ेंगे जब, तो आपको और बातें पता लगेंगी। यहां पर ये सेंट्रल प्लेस थ्योरी में नेक्स्ट पॉइंट यहां पे क्या रहा है, सेंट्रल प्लेस थ्योरी एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर के बारे में हमें जानकारी देती है कि जो सेंट्रल प्लेस थ्योरी है इसमें ऐसा नहीं कि एक जो रीजन है, एक सेंट्रल प्लेस होगा, सेंट्रल प्लेस के बाद धीरे जो सेंट्रल प्लेस होता है वो सबसे ज्यादा बड़े रीजन को सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा। जैसे अगर आप इसका एग्जांपल समझे तो किसी, अगर हम बात करें किसी स्टेट में, तो स्टेट की जो कैपिटल होगी, स्टेट के जो तहसील है उससे ज्यादा बड़े पॉपुलेशन को, उससे ज्यादा बड़े एरिया को कवर करती होगी, यानी कि उसको ज्यादा से ज्यादा एरिया को, ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को क्या कराती होगी, सर्विसेज प्रोवाइड कराती होगी। किसके कंपैरिजन में, किसी तहसील के कंपैरिजन में। वही अगर हम बात करें किसी कंट्री के कैपिटल से, तो जो स्टेट की कैपिटल है, स्टेट की कैपिटल से कहीं गुना ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कराती होगी कोई भी एक कंट्री की कैपिटल, समझ रहे। तो वो यहां पर इसी चीज की बात करते हैं कि सेंट्रल प्लेस थ्योरी जो है एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताती है, जिसमें एक हायरार्की में, अब हायरार्की यानी कि जो पदानुक्रम है, एक पदानुक्रम में सेटलमेंट का जो पैटर्न होता है जिससे वो सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, तो वो 7 हायरार्की की यहां पर बात करते हैं, 7 या इससे भी ज्यादा। अब वो 7 हायरार्की क्या है वो आपको यहां पर दिखाई दे रही होंगी, आप उनको नोट कर सकते हैं। जैसे मार्केट विलेज होता है ना, टाउनशिप सेंटर है, सेकंड है काउंटी सीट, डिस्ट्रिक्ट सिटी,
और इसके अलावा आप देखेंगे तो स्मॉल स्टेट कैपिटल और प्रोविजनल हेड सिटी और रीजनल कैपिटल, ये सारी चीज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी, इसको आप नोट कर सकते हैं। इसके बारे में ये चीजें बताते हैं सेंट्रल प्लेस थ्योरी, ठीक है। और ये जो 7 रीजन की ये बात करते हैं, 7 रीजन की, ये मेसो रीजन है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि सेंट्रल प्लेस थ्योरी में जो वॉल्टर क्रिस्टॉलर है वो किस प्रकार के रीजन की बात करते हैं, तो वो मेसो रीजन की बात करते हैं, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन सिटी होता है जो कि इसके एपेक्स पर है और धीरे धीरे करके उनका लेवल कम होता है। और जैसे जैसे देखो लेवल कम होगा, यानी कि रैंक अगर कम होता है, जैसे आपने रैंक साइज रूल में प्राइमेट सिटी में पढ़ा हुआ ना, रैंक अगर 1 है तो उस प्रकार के जो सिटी है, यानी कि अगर रैंक 1 की सिटी है, यहां पर हम देखते हैं अगर रैंक 1 की सिटी है तो उनकी जो दायरा है और सर्विस प्रोवाइड कराने का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा, लेकिन वो संख्या में उतने ही कम होंगे। लेकिन अगर रैंक में अगर कोई सिटी है जो 10 है तो उनका दायरा तो कम होगा लेकिन वो संख्या में उतने ही ज्यादा होंगे। यानी कि जो इनके रैंक में और इनके नंबर में उल्टा संबंध होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इस बात को भी कंसीडर करते हैं कौन, वॉल्टर क्रिस्टॉलर। जैसे कि प्राइमेट सिटी में, जैसे कि रैंक साइज रूल में इस बात को कंसीडर किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर यही कहता है, द नंबर ऑफ सेटलमेंट एट ए लेवल इंक्रीजेस इनवर्सली विद इट्स स्टेटस इन द हायरार्की, ठीक है। अब ये इस चीज को यहां पर वॉल्टर क्रिस्टॉलर भी कंसीडर करते हैं कि जैसे जैसे कोई एक सेंट्रल प्लेस का रैंक अगर बढ़ता है तो उसका जो दायरा है सर्विस प्रोवाइड कराने का वो बढ़ता है, लेकिन उसका संख्या घटेगी, ठीक है, वो संख्या में कम होगा। इस बात को कहते हैं वॉल्टर क्रिस्टॉलर। सेंट्रल जो रिलेशन है, ये रिलेशन बताता है सेटलमेंट नंबर एंड देयर साइज, ठीक है। जो सेटलमेंट का नंबर होता है उनका साइज के बारे में क्या उनका रिलेशन है, इसके बारे में सेंट्रल प्लेस थ्योरी की हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा, हमने इंट्रोडक्शन देखो कवर कर लिया, हम आप आगे बढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव पर, ठीक है। अब देखो इस कॉन्सेप्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था, तो इस कॉन्सेप्ट का ऑब्जेक्टिव था ए नॉर्मेटिव थ्योरी। ये एक नॉर्मेटिव थ्योरी है जो कि हमें प्रोवाइड कराती है क्या, ए सेटलमेंट ऑफ व्हाट माइट बी अपीयर इन सर्टेन आइडियलाइज्ड सर्कमस्टेंसेस। यानी कि अगर कोई एक सेटलमेंट है, सॉरी ये स्टेटमेंट है, ये एक ऐसा स्टेटमेंट हमें प्रोवाइड कराती है कि किसी एक आइडियलाइज कंडीशन में, वो उनकी अजम्पशन है, अजम्पशन के बारे में अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या अजम्पशन है। जैसे वेबर की थ्योरी में आपने पढ़ा होगा, आइसोट्रोपिक सरफेस था उनका, और साथ ही जो पूरे वहां के लेबर है और वहां के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो इकोनॉमिक मैन है, ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक रैशनल मैन है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए वो इच्छुक है। तो वैसे ही इसके भी कुछ ना कुछ क्या होंगे, इसके भी कुछ ना कुछ आप देखेंगे असम्पशन होंगे, जिन आइडियलाइज कंडीशन में कैसे जो अर्बन सिस्टम है वो स्प्रेड आउट होता है, कैसे वो सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, कैसे वो अपने आसपास के रीजन से जो रॉ मटेरियल है उसको प्राप्त करता है, इसके बारे में क्या वो आइडियलाइज कंडीशंस हो सकती हैं, जहां पर यहां पे लिखा है ना माइट बी, ठीक है, मतलब क्या हो सकती है जिसमें ये थ्योरी अप्लाई होगी, ठीक है, और कैसे करके पूरा नेस्टिंग पैटर्न रहेगा, इसके बारे में ये इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो ये ऑब्जेक्टिव रहा, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे इसमें कुछ मैंने आपको कहा कि हर थ्योरी के कुछ टर्मिनोलॉजी होती हैं, उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसके कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होते हैं। उन्हीं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के साथ हम देखो यहां पर डिस्कशन करेंगे। अब यहां पर जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है दो, नंबर एक है कॉन्सेप्ट ऑफ रेंज, सॉरी ठीक है, रेंज ऑफ गुड या कॉन्सेप्ट ऑफ रेंज भी आप बोल सकते हैं। एक है रेंज ऑफ गुड, दूसरा है थ्रेशोल्ड वैल्यू। इन दोनों से एग्जाम में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप सभी को पता है, और डायरेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं कि रेंज ऑफ गुड और थ्रेशोल्ड वैल्यू, इनका या तो एक तो मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए, साथ ही साथ ये कौन सी थ्योरी से रिलेटेड है, सेंट्रल प्लेस थ्योरी से रिलेटेड है, ठीक है। अब रेंज ऑफ गुड और थ्रेशोल्ड वैल्यू का क्या मतलब है, तो रेंज ऑफ गुड, रेंज का क्या मतलब है, मैक्सिमम रेंज, कि हम कहां तक हमारी रेंज है, कहां तक पहुंच है। इस पहुंच का मतलब है दोस्तों कि अगर किसी एक वस्तु को खरीदने के लिए, किसी एक निश्चित वस्तु, अकेली वस्तु को खरीदने के लिए कोई कंज्यूमर अपने सेटलमेंट जहां पर वो रहता है वहां से वो कितनी दूर ट्रेवल कर सकता है, तो हर एक वस्तु के लिए वो बराबर दूरी तो ट्रेवल नहीं करेगा। अगर मान लीजिए हमें वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर या फिर एसी खरीदना है, एयर कंडीशनर खरीदना है, तो हम 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर भी जाएंगे,
है ना। वहीं अगर हमें केवल 1 किलो चीनी खरीदनी है तो हम 35 किलोमीटर तो नहीं जाएंगे ना। तो अकेली उस वस्तु को खरीदने के लिए, अकेले उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कोई कंज्यूमर कितनी दूर तक ट्रेवल कर सकता है, वो दूरी ही उसकी क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। वही क्या है, रेंज ऑफ गुड है, उस दूरी की परिसर, ठीक है। और एक होता है थ्रेशोल्ड वैल्यू यानी कि देहरी। अब ये देखो थ्रेशोल्ड वैल्यू का मतलब क्या है, थ्रेशोल्ड वैल्यू का मतलब है कि इस रीजन में, ये जो आपको रीजन पूरा दिखाई दे रहा है, इस रीजन में मिनिमम पॉपुलेशन या मिनिमम कंज्यूमर आप कह सकते हैं, मिनिमम कंज्यूमर की संख्या, कितनी संख्या चाहिए यहां पर किसी आई थिंक आपको ये नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये वाला तो दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये कोई रीजन है, यहां पर कितने कम से कम कंज्यूमर चाहिए जो इस सामान को कम से कम 1 महीने में, जैसे मान लीजिए हमने यहां पर रेफ्रिजरेटर की हमारी शॉप है, तो रेफ्रिजरेटर की शॉप में कम से कम 10 तो ऐसे कस्टमर होने चाहिए हमारे पास, जो 10 कस्टमर का मतलब है हर महीने लगातार कम से कम 10 कस्टमर ऐसे हों जो कि इस रेफ्रिजरेटर को खरीदते हों, हमारा यहाँ पर सेलिंग होती हो, तो हमें यहाँ पर फायदा होगा, ठीक है। तो कम मिनिमम वो पॉपुलेशन जो इस प्रोडक्ट को खरीदे जिससे कि हमें लगातार फायदा होता रहे और हमें नुकसान ना हो, तो वो होती है थ्रेशोल्ड वैल्यू, ठीक है। मिनिमम वॉल्यूम ऑफ बिजनेस नेसेसरी, जो नेसेसरी क्या है, वॉल्यूम यानी कि नेसेसरी जो संख्या है, कम से कम इतनी संख्या तो हो हमारे पास किसी रीजन में जो कि इस प्रोडक्ट को खरीदे जिससे कि हमें घाटा ना हो, तो वो होगी थ्रेशोल्ड वैल्यू। अगर इससे कम हमारे पास, इससे जैसे मान लीजिए मैंने 10 का एग्जांपल दिया ना, अगर 10 से कम ये बिकेंगे तो फिर हमें घाटा हो जाएगा, अगर 10 बिकते रहेंगे तो सही है, और उससे ज्यादा बिकेंगे तो और भी अच्छा है। तो ये रही थ्रेशोल्ड। और रेंज ऑफ गुड मैंने आपको बता दिया कि हर एक वस्तु की क्या होती है, एक निश्चित रेंज होती है, उसके आगे फिर कोई कस्टमर उसको खरीदने के लिए नहीं जाएगा। चीनी को आप 35 किलोमीटर खरीदने नहीं जाओगे, ज्यादा से ज्यादा 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक जाओगे। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको आप इस डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात समझना कि हर एक वस्तु की, हर एक प्रोडक्ट की अपनी निश्चित क्या होती है, डिफरेंट उसकी रेंज होती है, डिफरेंट उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है। जैसे अगर आप बात करेंगे कि एक रेफ्रिजरेटर है, अगर रेफ्रिजरेटर पूरे महीने में अगर 4-5 भी बिकते हैं तो सही है, ठीक है, और वो उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू है, 4-5 भी अगर बिक गए तो अच्छा है, आपको मुनाफा हो जाएगा, आपका महीने का खर्च निकल जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप बात करें आयरन की, ठीक है, वहीं आप बात करें फैन की, तो वो उससे ज्यादा संख्या में बिकने चाहिए, है ना। तो इसकी आपको क्या पता लगा कि इसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू अलग अलग होती है, हर ऑब्जेक्ट की, हर आपके प्रोडक्ट की थ्रेशोल्ड वैल्यू अलग होती है। दूसरा होता है रेंज ऑफ गुड। रेंज ऑफ गुड भी हर एक वस्तु की अलग अलग होगी। जैसे आप यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया ना, केरोसिन को खरीदने के लिए मान लीजिए केरोसिन है तो 2-3 किलोमीटर तक जाओगे, क्लोथ्स को खरीदने के लिए 10-15-20 किलोमीटर चले जाओगे, और आप ट्रांजिस्टर, रेडियो जैसे पुराने जमाने में हो सकता था, या फिर आज रेफ्रिजरेटर की आप बात करें तो इसको खरीदने के लिए आप 25-30 किलोमीटर ट्रेवल कर सकोगे। हर एक प्रोडक्ट की रेंज ऑफ गुड और थ्रेशोल्ड वैल्यू दोनों ही क्या होती है, अलग अलग होती हैं। इस चीज से हमने इस पूरे चार्ट से हमने ये चीजें समझी, और यहाँ पर यही डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है। देखो यहाँ पर डिस्टेंस लिखा हुआ है सेंट्रल प्लेस से, जैसे जैसे आप दूर ही बढ़ोगे, ठीक है, दूर पड़ते जाओगे, इसकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी डाउन होते जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं सेंट्रल प्लेस के बाद सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, क्योंकि डिस्टेंस कम है, यहाँ से लोग जल्दी से आ जाते हैं और ट्रेवल करते हैं। और जैसे जैसे आप दूर बढ़ोगे तो ये क्या है, ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये 9 से 10 किलोमीटर के बीच का पॉइंट है। केरोसिन खरीदने के लिए कोई भी कंज्यूमर 9 से 10 किलोमीटर से आगे नहीं जाएगा। क्लोथ खरीदने के लिए 15 किलोमीटर से आगे नहीं जाना चाहेगा। वही ट्रांजिस्टर, रेडियो खरीदने के लिए कोई भी व्यक्ति 18 से 20 किलोमीटर से आगे नहीं जाना चाहेगा। यहाँ पर इस डायग्राम के माध्यम से समझाया गया। तो ये रहा पहले स्लाइड। इसके बाद हम आएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट पर, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझेंगे, अजम्पशन समझेंगे, नेस्टिंग पैटर्न समझेंगे, और उसके बाद उसकी लिमिटेशंस को समझेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो दोस्तों हम आ गए अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसमें हम आगे के जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कशन करेंगे सेंट्रल प्लेस थ्योरी के, फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे और इसके जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको भी सीखेंगे। अब इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें हैं जिनको हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने इससे पहली वाली स्लाइड में इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स और इन दोनों चीजों को सीखा था। अब हम यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं इसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि हायरार्की क्या है, प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की, साथ ही साथ सेंट्रल प्लेस क्या होता है, वैसे इसको आप जानते होंगे लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम देखेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एरिया क्या है, ठीक है,
और इसके अलावा जो गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं वो क्या है, इन बातों को सीखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ इसके जो अजम्पशन है, 4-5 इसके अजम्पशंस हैं, इसको देखेंगे। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि हेक्सागोनल शेप में इसको बनाया गया था वाल्टर कस्टॉलर के द्वारा, तो क्यों ऐसा किया गया था इसके बारे में हम जानेंगे। और फिर इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड एक आएगी जिसमें ये फाइनल वीडियो हो जाएगा। तो देखो कितनी बड़ी थ्योरीज होती हैं, लेकिन उनको मैं 3 स्लाइड मैंने पहले भी वेबर की थ्योरी दी थी आपको, 3 स्लाइड में वेबर की थ्योरी को कंप्लीट किया था, 3 स्लाइड में वाल्टर कस्टॉलर की थ्योरी को कंप्लीट किया था। इससे एक बात समझ में आती है कि आपको सही तरीका पता होना चाहिए। अगर सही तरीका पता है तो कम से कम आप डाटा के साथ कम से कम आप लिख करके भी थ्योरी को अच्छे से समझ सकते हैं, बस आपको अगर उसका सीक्वेंस सही पता है तो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में देखते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की होती है। प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की का क्या मतलब है, इसको मैंने पहली वाली स्लाइड में भी आपको बताया है कि हर जो एक सेंट्रल पूरा एक अर्बन सिस्टम है, ये पूरा क्या है, अर्बन सिस्टम है। ये पूरा अर्बन सिस्टम में कुछ लेवल्स होते हैं, उन लेवल के अकॉर्डिंग ही जो लेवल में सबसे ऊपर होगा, लेवल में यानी कि उसका पॉपुलेशन साइज और उसका जो ज्योग्राफिकल एरिया है, अगर वो सबसे बड़ा है तो उसको हम रैंक देंगे 1। और अगर रैंक 1 का कोई सेंट्रल प्लेस है, ठीक है, जरूरी नहीं कि वो सेंट्रल प्लेस में होगा, बल्कि जरूरी ये है वो अपने कार्य, वहां पे जो काम किए जा रहे हैं, किस प्रकार का वहां पर सर्विस सेक्टर है, वहां पर मुख्य रूप से टर्शरी सर्विसेज वहां पर प्रोवाइड करता हो वो अपने आसपास के रीजन को, तो वो सेंट्रल प्लेस कहलाएगा। उसको सेंटर पॉइंट में होना जरूरी नहीं है। तो रैंक 1 जो होगा वो अपने आसपास के सभी जो सेक्टर है, अगर रैंक 2 है, रैंक 3 है, रैंक 4 है, इन सभी से वो सबसे ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा होगा अपने आसपास के क्षेत्र को। और जो रैंक 2 में, रैंक 3 में, रैंक 4 में मिलने वाली सर्विसेज है, ठीक है, यहां पर मिलने वाली सर्विसेज है, वो इस रैंक 1 में तो मिल ही रही होंगी, बल्कि इस बाकी के जो रैंक्स है, ये जो सेटलमेंट्स है, ये जो सेंट्रल प्लेसेस हैं, इनमें जो सर्विसेज मिल रही है वो यहां पर भी मिलेंगी आपको रैंक 1 में, लेकिन यहां पर कुछ ऐसी एक्स्ट्रा सर्विसेज मिलती है जो कि इस रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4 वाले सेंट्रल प्लेस में नहीं मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से एक हायरार्की होती है। रैंक 4 में आपको सबसे कम सर्विसेज मिलती हैं, ठीक है, और रैंक 3 में उससे थोड़ा ज्यादा मिलती हैं, रैंक 2 में इन दोनों की सर्विस मिलेंगी, प्लस कुछ एक एक्स्ट्रा एडिशनल सर्विस आपको यहां पर मिलेगी। फिर रैंक 1 आएगा, रैंक 1 में इन तीनों की 2, 3, 4 की सर्विसेज मिलेंगी, प्लस कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल सर्विसेज मिलेंगी। तो ये एक होती है हायरार्की। रैंक में जितना ऊपर बढ़ेंगे तो उतने बड़े ज्योग्राफिकल एरिया को वो सर्व करेगा और उतनी ही ज्यादा वहां पर सर्विसेज मिलेंगी। ठीक है, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट कैपिटल है और एक स्टेट कैपिटल है, तो कौन सा जो कैपिटल है वो ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, जो स्टेट कैपिटल है। और वही हम कंपैरिजन करें उसके कंट्री के कैपिटल से, तो कंट्री की कैपिटल ज्यादा बड़े एरिया, ज्यादा बड़े ज्योग्राफिकल एरिया और ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन को सर्व करेगी। अब सर्व करेगी का मतलब देखिए एक चीज आता है, सर्व करने में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, वो जो सर्विंग एरिया होगा, यहां पर मैं आपको ये सर्कल से समझा रहा हूं, लेकिन वाल्टर कस्टॉलर ने सर्कल भी क्यों समझाया गया, देखो कि जब भी कोई रीजन कोई सेंट्रल प्लेस, ये सेंट्रल प्लेस है, जब अपने आसपास के रीजन को सर्व करेगा तो इट शुड बी हेक्सागोनल। ठीक है, उसे हेक्सागोनल होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको अभी डिस्कशन करूंगा जब यहां पर इस वाले में आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। तो प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की आपने समझा कि हायरार्की में जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड कराई जाती हैं किसी सेंट्रल प्लेस के द्वारा। फिर होता है एक कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल प्लेस, क्या है, वही सेंट्रल प्लेस जहां पर आपको कुछ ऐसी सर्विसेज, कुछ ऐसे गुड्स, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होनी चाहिए, माइनिंग नहीं होनी चाहिए, बल्कि सर्विस सेक्टर वो होना चाहिए मुख्य रूप से। तो यहां पर मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो सर्विस सेक्टर होगा। ठीक है, जहां पर टर्शरी एक्टिविटीज मुख्य रूप से की जा रही है, ना कि वो ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटर में हो। इसको आप सेंट्रल प्लेस नहीं बोलेंगे, बल्कि जहां पर टर्शरी एक्टिविटीज डोमिनेट करती हैं वो सेंट्रल प्लेस होगा। कॉम्प्लीमेंटरी एरिया क्या है, उसके आसपास का जो क्षेत्र है ये सेंट्रल प्लेस है। इसके कितने बड़े वो क्षेत्र को, उसके जो आसपास का जो एरिया है उसको वो सर्व करता है, तो उसकी कॉम्प्लीमेंटरी एरिया है जहां से वो रॉ मटेरियल लेता है। ठीक है, और बदले में इन्हें सर्विसेज और जो फाइनल प्रोडक्ट है वो प्रोवाइड कराता है। तो ये क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कॉम्प्लीमेंटरी एरिया।
ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती हैं, जो सर्विस सेक्टर की सर्विसेज हैं, टर्शरी एक्टिविटीज हैं, वो यहाँ पर प्रिडोमिनेंट होती हैं, तो ये सर्विसेज है। ठीक है, तो ये इसके क्या है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिनको आपने सीखे। अब मैं एक चीज आपसे कही थी, जो सेंट्रल प्लेस है वो हायरार्की में होता है। ठीक है, सेंट्रल प्लेस होता है जिससे वो आसपास के क्षेत्र को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो हमेशा किस फॉर्म में होना चाहिए, तो वो आपके हेक्सागोनल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, हाँ, तो वो हेक्सागोनल फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कोई क्षेत्र हेक्सागोनल फॉर्म में नहीं होगा, तो अगर वो सर्कल में हो सकता है, तो ये कहते हैं कि वॉल्टर क्रिस्टॉलर कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं होना चाहिए जो एक से ज्यादा सेंट्रल प्लेसेस से सर्विसेज प्राप्त करता हो, जैसा इस कंडीशन में हो रहा है। इस कंडीशन, ये कैसी कंडीशन है, ये ओवरलैप की कंडीशन है, जहां पर एक क्षेत्र दो सेंट्रल प्लेसेस से सर्विसेज प्राप्त कर रहा है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं होना चाहिए, आपको ऐसी शेप बनानी है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? दूसरी कंडीशन अगर हम यहां पर देखें सर्कल में, सर्कल इसलिए इन्होंने सेलेक्ट नहीं किया, अगर हम ऐसी कंडीशन देखें, दूसरी ये भी हो सकती है कि कोई एक ऐसा क्षेत्र हो सर्कल के बीच में जो कि अनसर्व्ड रह जाए। यहां पर ओवरलैप की कंडीशन है, यहां पर अनसर्व्ड की कंडीशन है, किसी भी सेंट्रल प्लेस के द्वारा इस क्षेत्र को सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जा रही है, तो ये अनसर्व्ड की कंडीशन है। इसका जो आप कह सकते हैं कि इसका निवारण, इस समस्या का अगर आप इसका प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहें, तो वो सबसे बेस्ट कंडीशन होगी कि जब आप हेक्सागोनल का यूज करेंगे। ठीक है, हेक्सागोनल में देखेंगे, अगर आप इसको अब हम इरेज करते हैं इधर से, ठीक है, अगर आप हेक्सागोनल शेप लेते हैं, तो हेक्सागोनल वो शेप है जहां पर ना ही कोई भी क्षेत्र क्या होगा, अनसर्व्ड रहेगा, और ना ही कोई भी क्षेत्र ऐसा होगा जो किसी बाकी जो सर्विसेज हैं, बाकी जो सेंट्रल प्लेसेस हैं, उससे वो एक से ज्यादा से सर्विसेज प्राप्त करता होगा। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, खास बात है, किसकी, हेक्सागोनल की। ठीक है, अब इसको ही हम आधार मान करके, इस हेक्सागोनल को ही हम आधार मान करके क्या करेंगे, आगे की बात अब करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस चीज को अब डिस्कशन करते हैं, ये हमारे डिस्कशन का पॉइंट रहेगा इस तरीके से। ये रहा हेक्सागोनल, ये बीच में इसके सेंट्रल प्लेस है, यहीं पर आप समझेंगे K3, K4, K7 क्या है, इनको आप यहीं पर ही समझेंगे। उससे पहले हम इस मॉडल की, इस थ्योरी की, सेंट्रल प्लेस थ्योरी की कुछ अजम्पशन है, देखो उन अजम्पशन को सीखते हैं। अजम्पशन यानी कि इनकी कुछ पूर्व मान्यताएं होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर थ्योरी, हर कॉन्सेप्ट, हर प्रकार की कंडीशन में विश्व की अप्लाई नहीं हो सकती है, इसलिए कुछ प्री अजम्पशन होती हैं जिनकी इन कंडीशन में ही, इन आइडियलाइज कंडीशन में ही ये थ्योरी अप्लाई होगी। तो वो कौन कौन सी थ्योरी है, देखो, सॉरी, कौन कौन से अजम्पशंस हैं, यानी कि पूर्व मान्यताएं हैं। सबसे पहला, वॉल्टर क्रिस्टॉलर कहते हैं कि ये थ्योरी वहां पर अप्लाई होगी जहां पर आइसोट्रोपिक सरफेस होगी। आइसोट्रोपिक सरफेस मैंने आपको वेबर के मॉडल में भी बताया था कि आइसोट्रोपिक वो सरफेस है जहां पर क्लाइमेटिक कंडीशन लगभग पूरे रीजन में सेम होती हैं, जहां पर जो टेरेन है, टेरेन का मतलब है जो स्थलाकृति है, वो लगभग पूरे रीजन में सेम होती है, वहां पर इस कंडीशन को, इस थ्योरी को अप्लाई किया जा सकेगा। यूनिफॉर्म सेटलमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्स, यानी कि जो आसपास का पूरा क्षेत्र है रिसोर्सेज के संबंध में, संसाधनों के संबंध में पूरा वो एक ग्रुप है, उसमें पूरी एक रूपता है। ऐसा नहीं कि हर इस जगह पर आपको किसी अलग प्रकार के रिसोर्सेज मिल रहे हैं, किसी दूसरी जगह पर आपको किसी निश्चित प्रकार के रिसोर्सेज मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है, लगभग समान है रिसोर्सेज के रूप में ये पूरा रीजन। ठीक है, जो ये, ठीक है, फिर इसके बाद आता है थर्ड नंबर पे क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म पॉपुलेशन एंड इनकम लेवल। जो पूरी पॉपुलेशन है, उनका इनकम लेवल और उनकी पॉपुलेशन वो लगभग क्या है, पूरी वो सेम है, इस बात को कहते हैं यहाँ पर क्रिस्टॉलर। ठीक है, इस कंडीशन में ये अप्लाई होगा। ये जो यहाँ पर अजम्पशन दिए गए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कह रहा है कि सेटलमेंट इज सर्व बाय ए सेट ऑफ यूनिफॉर्मली सेंट्रल प्लेसेस। कोई भी सेटलमेंट है वो किसी एक प्रकार के ही, एक ही सेंट्रल प्लेस से हमेशा सर्विसेज गेन करेगा। ठीक है, ना ही एक से ज्यादा, ना ही किसी एक से कम। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा जो कि अनसर्व्ड रहे, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा जो ओवरलैप हो। और ऐसा किस कंडीशन में होगा, तो ऐसा उसी कंडीशन में केवल होगा जो कि हेक्सागोनल शेप होगी, जब ये हेक्सागोनल शेप है। अब इस हेक्सागोनल शेप को हम आधार मानते हुए K3, K4, K7 की वैल्यू की, जो इसका नेस्टिंग पैटर्न है, द पैटर्न ऑफ
नेस्टिंग हमने देखो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझ लिए, अजम्पशन समझ लिए सेंट्रल प्लेस थ्योरी की। अब हम नेस्टिंग का पैटर्न समझेंगे। अब नेस्टिंग का पैटर्न का मतलब यह है कि किस तरीके से क्या वो प्रारूप रहता है जिसके माध्यम से सेंट्रल प्लेस थ्योरी में ये सेंट्रल प्लेस अपने आसपास के क्षेत्रों को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इसको कहते हैं नेस्टिंग पैटर्न। तो ये नेस्टिंग पैटर्न में हम समझेंगे कि K3 क्या होता है, K4 क्या होता है, K7 क्या होता है, K की क्या वैल्यू है। तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम अभी समझते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आपको इसका जो पूरा ये नोट्स है मैंने जैसा कि आपको बताया है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं अब अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसमें हम बाकी की जो 2 पॉइंट हमारे बचे हैं उनको डिस्कशन करेंगे कि नेस्टिंग पैटर्न क्या है, लिमिटेशन क्या है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिए वरना हम इसको दे देंगे। तो दोस्तों अब हम आ गए अपनी तीसरी स्लाइड पर, जिसमें अब हम डिस्कशन करने वाले हैं अपने बाकी के बचे हुए 2 पॉइंट्स को, जो कि एक है नेस्टिंग पैटर्न किस प्रकार से होता है और इसकी लिमिटेशन क्या है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नेस्टिंग पैटर्न है, यानी कि K की क्या वैल्यू है, कैसे करके K की वैल्यू फाइंड की जाती है, K3 क्या है, ये देखिए देख सकते हैं आप K3 क्या है, कैसे करके इसका कैलकुलेशन करते हैं, K4 क्या है और K7 क्या है। बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए ये करके शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि K मतलब क्या है। तो K का मतलब है जिसको K फिक्स वैल्यू भी बोला जाता है स्टार के मॉडल में। K का मतलब है कि कोई एक हायरार्की में, जो पूरी हायरार्की मैंने आपको बताई है, जैसे किसी भी कंट्री में एक कंट्री की कैपिटल हो सकती है, स्टेट की कैपिटल होगी, फिर एक डिस्ट्रिक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट के बाद एक ब्लॉक हो सकता है, एक विलेज हो सकता है, ये पूरी एक हायरार्की है। तो इस हायरार्की में जो सबसे ऊपर है कैपिटल है, कंट्री की कैपिटल, वो अपने निचले स्तर का कितने गुना अपने कितने गुना पॉपुलेशन को सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। जैसे यहां मार्केट प्रिंसिपल में अगर आप K3 देख रहे हैं तो K3 का मतलब है मार्केट से रिलेटेड जो सर्विसेज है। तो K3 का मतलब है जो सबसे नंबर 1 पर होगा, रैंक 1 पर होगी, जिसका रैंक 1 होगा। रैंक 1 का मतलब है कि जो मान लीजिए पूरे कंट्री की कैपिटल है, कंट्री की कैपिटल अपने लोअर जो ऑर्डर का, यहां पर स्टेट की कैपिटल हो सकती है, रैंक 2 पर स्टेट की कैपिटल हो सकती है ना, स्टेट की कैपिटल। तो स्टेट की कैपिटल का वो 3 गुना मार्केट की जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड कराएगी। और स्टेट की कैपिटल, स्टेट की कैपिटल अपने जो नीचे डिस्ट्रिक्ट है, उन डिस्ट्रिक्ट से, यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट है इनसे, इन डिस्ट्रिक्ट से 3 गुना स्टेट की कैपिटल सर्विसेज प्रोवाइड कराएगी। और ये स्टेट की कैपिटल से 3 गुना ज्यादा कंट्री की कैपिटल सर्विसेज प्रोवाइड कराएगी। तो इसका मतलब होता है कितने गुना, K का मतलब कि कितने गुना जो नेक्स्ट हायर ऑर्डर की जो यहाँ पर हायरार्की में आपको दिखाई देगी यूनिट, अर्बन यूनिट, तो वो कितने गुना सर्विसेज प्रोवाइड कराती है जो हायर ऑर्डर की यूनिट है वो। ठीक है, अब यहाँ पर 3 प्रिंसिपल है, मार्केट प्रिंसिपल, ट्रांसपोर्टेशन प्रिंसिपल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल। मार्केट प्रिंसिपल का मतलब क्या है, तो K3 इसको हम इसका टर्म यहां पर आता है K3। कैसे करके इसको कैलकुलेट करेंगे इसको भी मैं आपको सिखाऊंगा, और कैसे करके आप इसको समझेंगे ये भी सारी बातें आपको समझाई जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्केट प्रिंसिपल, मार्केट प्रिंसिपल का मतलब होता है सेंट्रल प्लेसेस, सेंट्रल प्लेस विल सर्व 1/3 पॉपुलेशन ऑफ द सेटलमेंट ऑफ लोअर हायरार्की, यानी कि जो हायरार्की में ऊपर है, ठीक है, हायरार्की में जो ऊपर है, ठीक है, अपने निचले ऊपर हायरार्की वाला जो प्लेस होगा वो अपने निचले स्तर के प्लेस का 3 गुना ज्यादा मार्केट के सर्विसेज को प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, अब यहां पर आप अगर इसको हेक्सागोनल में समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसको हेक्सागोनल में हमें समझना है। तो देखिए ये क्या है, ये हमारा मेन सेंटर है, मेन प्लेस है आपका, इसको सेंट्रल प्लेस बोलेंगे। और इसके आसपास जो आप इसके चारों तरफ देख रहे हैं और भी हेक्सागोन्स हैं जो कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री एरिया है, कॉम्प्लीमेंट्री एरिया है। ठीक है, और इसके आसपास भी यहां पर ये हो सकता है कि स्टेट की कैपिटल हो, या फिर आप इसे कंट्री के कैपिटल बोल लीजिए। और ये बाकी जो आसपास है इसके, ये 6 इसके स्टेट है, स्टेट की कैपिटल है। ठीक है, तो 6 और सब सेंटर्स हैं जो कि इस मार्केट, ये जो ये सेंटर आपको दिखाई दे रहा है, कंट्री की कैपिटल दिखाई दे रहा है, उससे थोड़े छोटे सेंटर है, तो छोटे छोटे एरिया को सर्व करते होंगे। और ये जो कंट्री की कैपिटल है ये इनसे 3 गुना ज्यादा सर्विसेज को प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, 3 गुना ज्यादा सर्विसेज को ये
प्रोवाइड कराई थी। देखो अपने रीजन का इसका जो इन्फ्लुएंस एरिया है अपने हेक्सागोन में तो है, बल्कि दूसरा जो आपको सेंट्रल प्लेस दिखाई दे रहा है उसके भी 1/3 पार्ट को ये सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है। ये जो कंट्री का कैपिटल है, ठीक है, ये स्टेट के 1/3 स्टेट के कैपिटल के 1/3 एरिया को भी ये सर्व कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है K3 का जो मार्केट प्रिंसिपल है, मार्केट प्रिंसिपल आपका अपने जो नेक्स्ट लोअर ऑर्डर है, अपने नेक्स्ट लोअर ऑर्डर के 1/3 भाग को सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा। अब अगर देखिए इसके 6 तरफ है तो 1/3 यहां से, इसको अगर केवल एक हेक्सागोन को समझे यहां पर, तो ये एक हेक्सागोन है, ठीक है। इसका अगर मैं 3 भाग करना चाहूं तो इसका 3 भाग ये होगा ना, इसका ये 3 भाग हो गया, इसका ये 1 भाग ये है, 1 भाग ये है, 1 भाग ये है। तो देखो 1/3 भाग, ठीक है, 1/3, 1/3, 1/3 और यहां से भी 1/3, 1/3 और 1/3, ठीक है। ये 6 हो गए। ये जो मार्केट में है, सेंटर पॉइंट में है स्टेट की, इसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसको हम कंट्री की कैपिटल कहेंगे। ये कंट्री की कैपिटल बाकी आसपास के 6 स्टेट की कैपिटल के 1/3 भाग को सर्विसेज प्रोवाइड कराएगी। तो इसको हम कर देंगे इस तरीके से कैलकुलेशन, 1/3 गुणा 6, क्योंकि 6 रीजन है आसपास के, तो कितना निकल के आएगा, 3 दूना 3 को 6 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आएगा, +1, क्योंकि इसका अपना एक इन्फ्लुएंस एरिया है, जो कंट्री की कैपिटल है उसका अपना एक अलग ही इन्फ्लुएंस एरिया है। अगर इस 1/3 को मिला देंगे तो ये एक हेक्सागोन बनेगा, ठीक है। कितने, सॉरी, ये 2 हेक्सागोन बन गए। यहां पर कितने हेक्सागोन बनेंगे, 2 हेक्सागोन प्लस 1 हेक्सागोन, तो ये है ना, तो इनको अगर आप जोड़ दोगे तो ये आएगा आपके आंसर 3। तो ये है मार्केट प्रिंसिपल, ठीक है। और यही अगर आप समझोगे ट्रांसपोर्टेशन प्रिंसिपल को, तो ट्रांसपोर्टेशन प्रिंसिपल में जहां ये 1/3 दूसरे कैपिटल के 1/3 भाग को सर्व कर रहा था, वहीं जो मेन सेंटर प्लेस है वो दूसरे सेंट्रल प्लेस के 1/2 यानी कि आधा भाग को ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा, जिसको हम बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रिंसिपल। अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन प्रिंसिपल है, ये 2 कैपिटल के बीच में या फिर 2 सेंट्रल प्लेसेस के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन की दूरियों को कम करने के लिए, सर्विसेज को प्रोवाइड कराने के लिए इसका यूज करते हैं। लेकिन यहां पर एक और चीज ध्यान देने वाली है, एक सेंट्रल प्लेस तो आपको, मुख्य सेंट्रल प्लेस आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा ये दूसरी स्टेट की कैपिटल हो सकती है, ये कंट्री की कैपिटल है और ये स्टेट की कैपिटल है। इन दोनों के बीच में भी एक आपको छोटा सा सब सेंटर दिखाई देगा यहां पर ट्रांसपोर्टेशन प्रिंसिपल में। तो देखो यहां से इस सेंटर प्लेस से ए से बी तक की दूरी के बीच में एक और सेंटर प्लेस आ गया ना, इसको हम सी नाम दे देते हैं, ठीक है। इनके बीच में दूरी क्या हो गई, कम हो गई। तो यहां का अगर आप देखोगे तो इस प्रिंसिपल में, ट्रांसपोर्टेशन प्रिंसिपल में, ये जो मेन सेंटर प्लेस है ये दूसरे हेक्सागोन का आधा भाग को सर्व करेगा। यहां पर आपको शायद कम दिखाई दे रहा होगा, वो इस तरीके से बन गया होगा, लेकिन मैं इसका पिक्चर अपलोड आपको कर दूंगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आधा भाग को दूसरा जो हेक्सागोन है उसके आधा भाग को सर्व करेगा। अब ये चारों तरफ कितने हैं, 6 हेक्सागोन है ना, तो इसको अगर ये एक हेक्सागोन के 1/2 भाग को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है ट्रांसपोर्टेशन की, तो 6 को कितने, तो 6 हेक्सागोन को अगर आप इसको निकालना चाहेंगे तो कितना आएगा आंसर, 3 हेक्सागोन को ये अपने अलावा 3 और हेक्सागोन को सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, प्लस अपना तो यही है 3 अदर, अपने अलावा 3 अदर हेक्सागोन को ये सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 4। तो ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रिंसिपल है वो कितना आएगा वैल्यू, इस प्रकार से 4। अब अंत में आता है देखो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल का मतलब है जो एडमिनिस्ट्रेशन की सर्विसेज होती है, बीच में है आपकी आप मान सकते हैं यहां पर कि ये किसी कंट्री की कैपिटल है, उसके आसपास कोई स्टेट की कैपिटल होगी, उसके अंदर ही ब्लॉक भी आएगा, उसके अंदर ही तहसील भी आएगी, उसके अंदर कुछ विलेज भी ऐसा हो सकता है कि उसके दायरे के अंदर हो और वहां पर सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा सके, है ना। तो इसके आसपास अगर आप देखेंगे कितना, तो कहने का मतलब यह है मार्केट जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल है इसका, कि जो मेन एक प्रिंसिपल होगा, मेन एक सिटी होगी, वो अपने जो लोअर हायर ऑर्डर है, इसके नीचे जो लोअर हायर ऑर्डर है उसके 7 गुना एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को प्रोवाइड
कराएगी। अब ऐसे ही अगर आप यहाँ पर स्टेट की कैपिटल को देखोगे तो उसके नीचे क्या होंगे, डिस्ट्रिक्ट होंगे, ब्लॉक होंगे, तहसील होंगे, तो वो उनसे 7 गुना ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को प्रोवाइड करेगी। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो ये है एक सेंट्रल प्लेस है, जो मेन सेंट्रल प्लेस है उसके आसपास 6 और ऐसे सब सेंटर्स है, तो 6 तो ये हो गया प्लस 1 ये हो गया, तो 7 हो गए ना, तो 7 गुना ज्यादा ये सर्विसेज को प्रोवाइड कराएगा। तो ये थे 3, इसको आप समझ सकते हैं। तो यहां पर हमने नेस्टिंग पैटर्न को समझा। नेस्टिंग पैटर्न यही है कि किस तरीके से सर्विस को प्रोवाइड कराया जाता है। K3 की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, K4 K7 की। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप देखो कुछ हम इसमें लिमिटेशन देख सकते हैं, जैसे कि क्या क्या लिमिटेशन हो सकती है सेंट्रल प्लेस थ्योरी की, कि आज के समय में देखिए आइसोट्रोपिक सरफेस मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, कि हर जगह पर एक तरीका का लैंडफॉर्म हो, एक तरीके की क्लाइमेट हो। पूरी अर्थ क्या है, डायनामिक है, तो ये कंडीशन मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। इसका जो दूसरा जो इसकी लिमिटेशन है वो क्या है, बिहेवियर। आज के समय में जो मनुष्य है वो इकोनॉमिक मैन है, रैशनल इकोनॉमिक मैन है, वो जबकि खुद इस बात को कहते हैं कि रैशनल इकोनॉमिक मैन है, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं कि हमेशा वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट पाने के लिए ही इच्छुक है। तो यहां पर हर एक मनुष्य की अपनी सोच समझ होती है, सूझबूझ होती है, इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। इसके अलावा जो हेक्सागोनल पैटर्न है उसको ये फिक्स पैटर्न मानते हैं, के फिक्स वैल्यू मानते हैं, जो कि इसकी लिमिटेशन का एक कारण बनते हैं। इसको बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं और इसमें कि इसका जैसे कि इसमें इन्होंने और ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है, एग्लोमरेशन पे ध्यान नहीं दिया, इकोनॉमिक सर्विसेज पे ध्यान नहीं दिया, बस केवल इनका जो ध्यान है के की फिक्स वैल्यू पर ध्यान है, बाकी वहां के लोकेशन पर, ट्रांसपोर्टेशन पर और रेंट पर, इन पर इसका ध्यान नहीं दिया गया, जो कि एक लिमिटेशन का एक कारण बन सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको पूरी ये सेंट्रल प्लेस थ्योरी आसान भाषा में समझ में आ गई होगी। इसका जो पूरा नोट्स है और PYQs जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कुछ यहाँ से, वो आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत ज्यादा इसमें समय खर्च होता है, तो शेयर जरूर करना और अपने सुझाव हमें देते रहना। अब ये देखो यहाँ पर मैंने ये छोटा फॉन्ट ये स्मॉल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर काफी चीजें लिखनी होती हैं, इसलिए फॉन्ट स्मॉल है। लेकिन अगर आप इसको टेलीग्राम चैनल से इसका नोट्स डाउनलोड करेंगे, वहां पर अगर आप जूम करके देखोगे हर एक चीज अच्छे से विजिबल होगी, ठीक है। तो वहां से जाके इसको डाउनलोड कर लेना। तो मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।